जब मेरी आंख खुली थी मैंने छत को देखा, वही सीलन से भरी हुई छत। फिर मैं उठा और आसपास सूखी हुई पत्तियों को देखकर महसूस करने लगा, फिर से एक नया दिन, फिर से मौत से मुकाबला होगा। मैं घबराया हुआ था, लेकिन मेरे पास घबराने के लिए समय नहीं था। मुझे तैयारी करनी थी रात की। जहां पर मैं रहता हूं रात बड़ी भयानक होती है। आप सोच रहे होंगे मैंने आपको अपने बारे में तो बताया ही नहीं, लेकिन बताने लायक कुछ है तभी तो बताऊं। मैं एक ऐसी जगह पर फंस चुका हूं जो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। मैंने सोचा नहीं था एक बार यहां पर आ जाऊंगा तो यहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं होगा। मैं एक बड़े झोंपड़े में रहता हूं जहां पर है 12 कमरे और बाहर मैंने कुछ फसल, कुछ सब्जियां लगाई हुई हैं। कह सकते हैं ये एक फार्म है और उसके आसपास घिरा हुआ है पूरा इलाका जंगल से। ये एक ऐसी शापित जगह है जहां से कोई बचकर बाहर नहीं निकल पाता, और शायद मेरी किस्मत अच्छी थी जो मैं इस झोंपड़े को ढूंढ पाया, और तब से मैं यहीं पर कैद होकर रह गया हूं। आपको क्या बताऊं इस जगह के बारे में। जब अंधेरा होता है ऐसी ताकतें जागती हैं जो आपको मौत के घाट उतारना चाहती हैं, और उनसे बचने का तरीका एक ही है, छिपकर रहना, बचकर रहना। मैं याद भी नहीं कर पा रहा हूं कि मैं यहां पर कब से फंसा हुआ हूं, लेकिन फिर से मेरी कोशिश जारी है। एक बार मुझे रास्ता मिल जाए मैं यहां से बचकर बाहर जरूर निकलूंगा, अपनी जिंदगी फिर से बिताना चाहूंगा। मैं उस झोंपड़े से बाहर निकला और सबसे पहले मैं वही काम करने वाला था जो हर रोज सुबह करता हूं। पीछे कुछ खुदाई करने के बाद मिट्टी को मैंने शाम के वक्त नरम किया था और उसमें मैं सब्जियां लगाता हूं। जो भी बीज मेरे पास पड़े हैं मैं उन्हें लगा देता हूं, और सुबह तक कोई ना कोई सब्जी पौधा लगा हुआ होता है। ये मिट्टी ऐसी ही है, यहाँ पर जो भी उगता है बड़ी तेजी से उगता है। मैं सबसे पहले उन सब्जियों को काटना चाहता था जो ठीक ठाक हैं, क्योंकि 99% जब बीज लगते हैं उनसे काले रंग के पौधे निकलते हैं, और उन काले पौधों को ना तो खाया जा सकता है ना फेंका जा सकता है। बस मैं उन्हें उगे रहने देना चाहता हूँ। आपको इसके पीछे का कारण बताता हूँ। इंसान बिना खाए तो रह नहीं सकते, तो मुझे खाना तो पड़ता ही है। यहाँ पर जितने भी पेड़ लगे हुए हैं किसी भी पेड़ पर कोई फल नहीं लगता। अगर एक भी पेड़ पर फल लगता हो तो मैं उसके बीज इकट्ठे करूंगा और यहाँ पर कई सारे फलों के पेड़ लगाऊंगा, या उसी पेड़ से फल तोड़ तोड़ कर खाने की कोशिश करूंगा। लेकिन एक भी पेड़ फल वाला नहीं है। लेकिन यहाँ पर जंगल में सब्जियां जरूर उगती हैं, कुछ जानी पहचानी और कुछ अजीबोगरीब। मैं उन सब्जियों को तोड़ता हूँ, खाता हूँ, लेकिन जंगल में जाकर सब्जियों को निकालना कितना खतरनाक साबित हो सकता है। जो जंगल ही श्रापित हो, इसीलिए मैं उन्हें उखाड़ कर ले आता हूँ। यहाँ पर मिट्टी नरम की हुई है, शाम के वक्त उन्हें ज़मीन में दबा देता हूँ, और सुबह सुबह कुछ पौधे लगे हुए होते हैं। 99% जो पौधे हैं वो गल चुके होते हैं, लेकिन बीच बीच में कुछ सब्जियाँ मुझे मिल ही जाती हैं, और मैं उन्हें इकट्ठा करता हूँ, झोंपड़े के अंदर ले आता हूँ। कुछ को उबालता हूँ और कुछ को कच्चा ही खा जाता हूँ। इससे मेरा पेट भरता है, वरना मेरे पास खाने के लिए और कुछ नहीं है। और आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसी जगह पर क्यों फंसा हूँ, यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश क्यों नहीं करता। क्या बताऊँ, यहाँ से बाहर निकलने की कितनी कोशिश कर चुका हूँ मैं। आपको इतनी कोशिश करता हुआ कोई इंसान जिंदा नहीं मिलेगा। यहाँ जो भी आता है वो मारा जाता है। मेरी किस्मत थी जो मैंने इस झोंपड़े को ढूंढ लिया। बाकी लोग भी मिलते हैं मुझे भटकी हुई इस जंगल में। मैं कोशिश करता हूं उन्हें बचाने की, लेकिन मुझ पर कोई यकीन ही नहीं करता। मैंने बची हुई सब्जियों को उखाड़ा, उसके बाद मैं उसे घर के अंदर ले आया। एक तरफ मैंने कुछ लकड़ियां रखी हुई थीं, उन लकड़ियों को जलाया, और एक ही बर्तन था और उसमें थोड़ा सा पानी भरकर मैं उन बची हुई सब्जियों को उबालने लगा। बड़ा अच्छा लग रहा था मुझे, खुशबू बेहतरीन थी। आज अच्छा खाना खाने को मिलेगा।
दिन इससे निकल जाएगा, लेकिन आज रात की तैयारी भी तो करनी है। आज अमावस की रात है। जैसे ही मेरे दिमाग में ये ख्याल आया, मैं सोचने लगा, हे भगवान, अमावस की रात आ गई। अमावस की रात ही तो सबसे भयानक रात होती है, चाहे आप बाहर हो या झोंपड़े के अंदर हो। वो आते हैं, पकड़ने की कोशिश करते हैं, मारने की कोशिश करते हैं। मेरी जबान लड़खड़ा रही थी, ये शब्द तक जबान से निकल नहीं पा रहे थे। लेकिन दिन के वक्त मैंने लकड़ियां इकट्ठी की, कुछ पेड़ों को काटा और अपने घर के आसपास एक बाड़ बनाई ताकि उसे पार करना बहुत मुश्किल वाला हो। और जैसे जैसे दिन बीतता जा रहा था, मैं घबराता जा रहा था। अमावस की रात सबसे खौफनाक रात होती है। इस दिन मुर्दे जागते हैं, और जब मुर्दे जागते हैं, कई और ताकतें उनका साथ देती हैं और फिर उनसे बचना बहुत मुश्किल होता है। वो झोंपड़े के अंदर आने की कोशिश करते हैं, और अगर वो अंदर आ जाएं, फिर वो मुझे मौत के घाट उतार देंगे। उससे बचने के लिए झोंपड़े के अंदर मैंने कई ऐसी जगह बनाई हैं जहां पर मैं छिप सकता हूं। मैंने तो एक सुरंग भी बना रखी है ताकि अगर मुश्किल ज़्यादा बढ़ जाए, मैं सुरंग के ज़रिए नीचे उस गुफा में पहुंच जाऊंगा। और वो गुफा का दूसरा रास्ता जंगल में खुलता है। लेकिन रात के वक्त जंगल में जाने की गलती मैं नहीं करूंगा। वो बस छिपने के लिए है, इमरजेंसी के लिए। अगर वो मुर्दे झोंपड़े के अंदर आ जाएं तो मैं वहां से भाग निकलूंगा। धीरे धीरे दिन बीतता गया। मैंने बचने के लिए जाल बिछा लिए थे, और जैसे ही सूरज ढलता गया, दिल की धड़कन तेज होती गई। खिड़कियों पर फट्टे लगा लिए थे मैं नहीं चाहता था बाहर से कोई आए। और जैसे ही चीखने की वो आवाज़ सुनाई दी, ये एक चुड़ैल के चीखने की आवाज़ है। ये चुड़ैल इसलिए चीखती है ताकि सबको बचने का एक मौका मिले। वो चुड़ैल जब किसी को मौत के घाट उतारती है ना, उससे पहले चीख कर बताती है, बचना चाहते हो तो बचो, मैं आने वाली हूँ। और उसके साथ साथ ये मुर्दे आते हैं और कई और ताकतें भी इस घर के आसपास घूमना शुरू कर देती हैं। अंदर घुसने की कोशिश करते हैं वो, और मैं हर अमावस की रात उनसे बचने की कोशिश करता हूँ। मुझे घर के बाहर जलने की आवाज़ सुनाई देने लगी थी। मैंने आसपास जो लकड़ियाँ रखी थीं उन पर आग लगाई हुई थी। जितने भी मुर्दे हैं वो आग से डरते हैं, लेकिन वो इंतज़ार करते हैं। मैं इतनी ज़्यादा लकड़ियाँ भी इकट्ठी नहीं कर सकता कि वो पूरी रात जलती रहें, लेकिन कम से कम इतनी लकड़ियाँ ज़रूर जलाता हूँ कि कुछ घंटे वो आग के पीछे ही रहें, आगे बढ़ने की कोशिश ना करें। 2 घंटे फिर से निकल चुके थे। मुर्दे तो पीछे मुड़ चुके थे। ना वो चुड़ैल आई, लेकिन वो काला साया, वो काला साया जो कई रूप में आता है और वो सबसे ज़्यादा परेशान करता है। वो घर के अंदर आ सकता है, नोचने की कोशिश करता है। अगर आपके हाथ में आग है, लकड़ी या किसी भी चीज़ को आपने आग जला रखी है, तब वो छू नहीं पाता। लेकिन जब आग बुझती है तब वो हमला करता है। धीरे धीरे आग बुझती गई और मुर्दे वापस लौट चुके थे। चुड़ैल ने चीख मारी थी। वक्त 12 बजे का होगा। मेरे पास घड़ी नहीं थी, लेकिन मैं अंदाज़ा लगा लिया करता था कि आधी रात का वक्त हो चुका है। अब वो जो काला साया था वो चलता है और उसके चलने की आवाज़ आती है, लेकिन वो काला साया 1 से 2 में बदलता है, 2 से 4 में बदलता है और पूरी की पूरी भीड़ बन जाती है। जब चलने की आवाज़ें बढ़ने लगी, एक छोटे से छेद से मैंने बाहर की तरफ देखा। मुझे उसकी लाल लाल आंखें नजर आई और मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। उनकी आंखों से आंखें नहीं मिलानी चाहिए। अगर आप उनकी आंखों से आंखें मिलाते हैं तो वो आपका पीछा करते हैं। जैसे ही वो महसूस कर गया कि किसी ने किसी तरफ से उसकी तरफ देखा है, वो पलटा और धीरे धीरे मेरे करीब आने लगा। और तब मैं जान चुका था मुझे नीचे वाली मंजिल पर नहीं रहना चाहिए। सीढ़ियाँ चढ़कर मुझे ऊपर पहुंच जाना चाहिए। मैं सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर गया। अब वो काले साए घर के अंदर थे। मैंने गिनती की ऊपर से, उनकी संख्या 10 थी। पहले 8 नजर आया करते थे, अब तो 10 नजर आने लगे हैं, यानी खतरा बढ़ता जा रहा है। लेकिन
उन्हें रोकने के लिए तरकीब मैंने भी लगाई हुई थी। ऊपर सीढ़ियों के पास कई कागज के टुकड़े रखे थे जो मैंने सूखी हुई लकड़ी से बनाए थे। मैंने उन्हें आग लगा दी, जिसके बाद वो काले साए सीढ़ियों तक सीमित हो गए। 1 घंटा मिलेगा मुझे। 1 घंटे तक वो कागज जलते रहेंगे और वो सीढ़ियों तक सीमित रहेंगे, लेकिन उसके बाद वो आगे बढ़ेंगे और मुझे अगली तरकीब का इस्तेमाल करना होगा। मैंने वही तरकीब अपनाई जो मैं हर बार अपनाया करता था। मैं उनके सामने आता हूँ, उन्हें पता लगता है कि मैंने कौन से कपड़े पहने हैं, और उसके बाद मैं अपने कपड़े उतारता हूँ और मैंने मिट्टी और कुछ लकड़ियों से एक आकार बनाया है, बिल्कुल मेरे शरीर की तरह। लेप भी लगाता हूँ मिट्टी का उसके ऊपर। अपने कपड़े उसे पहना देता हूँ और फिर उसे बेड पर लिटा देता हूँ। अब बहुत सारा समय वो जो काली परछाइयाँ हैं वो ऊपर रहती हैं। मैं रस्सी के सहारे नीचे गुफा तक पहुँच जाता हूँ और ऐसे मेरी रात गुजरती है। इस बार फिर से मैंने वैसा ही किया था। मैं गुफा में आ चुका था, सिमट कर बैठा था। कब तक चलेगा ये? अगर एक दिन उन काले सायों को मेरे बारे में पता लग गया ना, यहाँ से भागने में परेशानी बहुत ज़्यादा होने वाली है। इस सुरंग के ज़रिए मैं दूसरी तरफ निकल ज़रूर जाऊँगा, लेकिन तब मैं जंगल के बीचों बीच पहुँच जाऊँगा और वहाँ पर तो ऐसी शैतानी ताकतें हैं जिनसे बचना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन जब तक बचता हूँ तब तक तो बचूँगा ना। रात गुजर चुकी थी और हर बार की तरह जब भी अमावस की रात बीत जाती है, फिर मैं ऊपर आता हूँ ये देखने के लिए आखिर उन्होंने क्या क्या किया। वो सामान को बिखेर कर चले जाते हैं। मैंने जितना भी खाना जमा किया होता है, चाहे मैंने जहाँ पर भी छिपाया हो, वो निकालते हैं, या तो उसे खा जाते हैं या ख़त्म करके चले जाते हैं। फिर से मैं भूखा रहता हूँ। नई चीज़ें इकट्ठी करनी पड़ती हैं। जैसे मैंने बताया, जंगल में जाकर कुछ फल मिलते हैं, थोड़ा पानी इकट्ठा करता हूँ, वो सब शुरू से करना पड़ता है। और अब सुबह सुबह दीवारों को देखा मैंने, खरोंच के कई सारे निशान। बेड पर वो जो मूर्ति बनाई थी ना, बिल्कुल अपने जैसी, उसे फाड़ा गया था। उसके कपड़े बिल्कुल साफ सुथरे एक तरफ उतारे गए, लेकिन उस शरीर की धज्जियाँ उड़ा दी गईं। और अगर मैं उस जगह पर होता तो मेरे शरीर पर भी जो कपड़े हैं उन्हें उतारा जाता और फिर मेरे साथ भी बिल्कुल वैसा ही होता। आज मैं बहुत ज़्यादा रोया था। हर बार बस यही करता रह जाऊंगा, यही ज़िंदगी रह गई है मेरी। मैं इससे बाहर निकलना चाहता हूँ। आज चाहे बचूं या मरूं, मैं बाहर जाने की कोशिश पूरी करूँगा। मैंने सबसे पहले बाहर जाकर देखा सब्जियाँ उगी हैं या नहीं उगी। कुछ सब्जियाँ थीं जिन्हें मैंने इकट्ठा किया, अपने बैग में डाला। यही बैग लेकर शायद मैं यहाँ पर आया था। मैंने उसमें जितना भी काम का सामान था सभी इकट्ठा कर लिया था। कुछ तीर कमान हथियार बनाए थे मैंने, उन्हें भी साथ में रख लिया। क्या पता जंगल में किससे सामना करना पड़े, शायद बदलाव हो चुका हो, बाहर निकलने का शायद कोई रास्ता हो। चलने लगा मैं जंगल की ओर। अब घने जंगल में था, उस झोंपड़े से बहुत ज़्यादा दूर, और अब मैं घबराने लगा था। एक तो ऊपर पेड़ इस तरह छतरी बनाए हुए हैं कि नीचे लगभग अंधेरा होता है और अंधेरे में साफ साफ कुछ भी नज़र नहीं आता। इससे पहले भी मैंने पेड़ों पर कई सारे निशान बनाए थे। झंडे बनाता हूँ मैं, मिट्टी के निशान पेड़ों पर बनाता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता उन्हें साफ कौन कर देता है और हर बार मुझे शुरू से शुरुआत करनी पड़ती है। लेकिन इस जंगल को अब मैं पहचानता हूँ। कैसे पेड़ आएंगे तो मैं किस जगह पर हूँ, किन पेड़ों के बीच से निकलना है और किस जगह सबसे ज़्यादा खतरा है। जिस जगह मैं पहुँचा था, यहाँ पर सफ़ेद रंग की प्रेत आत्माएं नजर आती हैं, और ख़ास तौर पर लड़कियाँ। सफ़ेद कपड़े पहने वो लड़कियाँ पेड़ों के आर पार जा सकती हैं। उन्हें देखकर घबराहट होती है, लेकिन वो नुकसान नहीं पहुंचाती। जानकारी देती हैं, उनसे बात की जा सकती है, लेकिन वो अधूरी बातें करती हैं, पूरी बातें नहीं करती। जैसे आत्मा शरीर के बिना अधूरी होती है, उसी तरह उनकी बातें भी अधूरी होती हैं, बिल्कुल कड़ियों की तरह। जोड़ना पड़ता है उन्हें, समझना पड़ता है, लेकिन बाहर जाने का रास्ता वो बताती हैं जो कभी भी समझ में नहीं आता। फिर से मुझे
सफेद कपड़ों में वो प्रेतात्मा नजर आई। वो लड़की दिखती बहुत खूबसूरत थी, मुझे देखकर मुस्कुराती थी, लेकिन जब भी मैं उसके करीब जाना चाहता वो कह देती, दूर रहो, तुम करीब नहीं आ सकते, दूर रहो। फिर मैं उससे पूछ रहा था, मुझे कुछ तो बता दो, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मैं यहाँ से बाहर निकलना चाहता हूँ, कोई तो मदद करो। बाकी तो नुकसान पहुँचाते हैं, मारने की कोशिश करते हैं, तुम मुझे नुकसान नहीं पहुँचाती, मुझसे बातें करती हो। कभी कभी जब मन उदास होता है मैं तुमसे बातें करने के लिए आ जाता हूँ। कम से कम मुझे इतना तो बता दो, रास्ता क्या है यहाँ से बाहर निकलने का। और हर बार की तरह उसने फिर से मुझे कहा, मदद लो, किसी की मदद लो, तुम अकेले ये काम नहीं कर सकते, तुम्हें कोई चाहिए, ढूंढो, किसी इंसान को ढूंढो। और मैं उसे हर बार की तरह कह रहा था, ढूंढ तो लूंगा, लेकिन इस जंगल में जब कोई भटक कर आ जाता है वो भी बाहर निकल नहीं पाता, और मैं भी तो ऐसे ही भटका हूं। अगर मेरी तरह कोई हो जो ये जानता हो इस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता क्या है, वो भी फंसा हुआ ही होगा। जब ये जंगल से बाहर निकला ही नहीं जा सकता तो मदद किससे लूं मैं? उसने फिर से पहेलियों में कहा, कोई आएगा, उसे ढूंढो, उसकी मदद करो, वो तुम्हारी मदद करेगा। जाने की कोशिश करो जंगल के पार और याद करने की कोशिश करो। तुम्हें पता है, तुम्हें अपने अंदर से खोजना होगा, बाहर से नहीं। वो बातों को घुमाती रही, लेकिन कुछ समय मुझसे बातों की अकेलेपन का एहसास नहीं हुआ, और फिर से मैं एक नए रास्ते पर चल पड़ा। यहां से आगे कभी नहीं गया मैं, इस तरफ जाता हूं। आज मुझे लगता है ये जो सफेद रंग की प्रेत आत्माएं हैं, ये लड़कियां, ये किसी जगह की सुरक्षा तो कर रही हैं। इस तरफ मुझे शायद आगे कुछ ऐसा नजर आए जो पहले नजर नहीं आया। मैं आगे बढ़ता गया और फिर से पेड़ों के ऊपर कुछ ना कुछ बनाता जा रहा था, लेकिन आगे कुछ अलग पेड़ नजर आए। उन पेड़ों पर चेहरे बने हुए थे और ऐसे बनावट थी जैसे किसी कलाकार ने बनाए हो। 2-3 चेहरे बिल्कुल मेरे जैसे। मेरा चेहरा पेड़ों पर जब भी मुझे नजर आता है मेरा दिल बैठा बैठा सा जाता है। कोई ताकत तो है जो मेरे चेहरे बनाती है मुझे डराने के लिए, लेकिन मैं डरने वाला नहीं। उन पेड़ों को पार करते करते झाड़ियां आ चुकी थी। उन झाड़ियों से आगे मुझे लगा शायद कुछ नया नजर आएगा। झाड़ियों को पार करते हुए मुझे एक बार तो उम्मीद थी कि मैं इस जंगल से बाहर निकल पाऊंगा, लेकिन सामने मुझे वो झोंपड़ा नजर आया। मैं एक ही दिशा में चलता गया था, उसके बावजूद मुझे सामने वही झोंपड़ा नजर आया। वक्त शाम का हो चुका था। पूरा दिन मैं चलता रहा। रात के अंधेरे में चल नहीं सकता था, लेकिन सामने मुझे अंधेरा होने से पहले पहले मेरा वो झोंपड़ा नजर आ गया। मैंने बैग को एक तरफ फेंका और फिर रोने लगा था, चीखने लगा था, चिल्लाने लगा था, क्या करूं, कैसे निकलूं मैं यहां से? बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है, यह जंगल नहीं है, भूल भुलैया है। और फिर से मैं उस झोंपड़े के सामने आ गया था। अब बाहर ही लेटा हुआ आसमान की तरफ देख रहा था। शायद अब मुझे मर जाना चाहिए, मैं बचकर यहां से बाहर नहीं निकल पाऊंगा। धीरे धीरे अंधेरा होने लगा था। चाहे आप मौत को पसंद करते हो, जिंदगी से प्यार ना रहा हो, लेकिन मरने से पहले जो डर लगता है ना, वो डर आपको बचाता है। इसीलिए मैं डरा हुआ था, खुद ब खुद उठा, और जब जंगल से भयानक भयानक आवाजें आना शुरू हो गई, मैं झोंपड़े की तरफ भागा। इससे मैं मुक्ति चाहता था, लेकिन मौत दर्दनाक नहीं चाहता था। शायद इसीलिए झोंपड़ी की तरफ भागा था मैं। आज नहीं, किसी और दिन। ये मौत तो मुझे यहां से दूर नहीं कर सकती, मैं कोशिश करता रहूंगा। लेकिन इस बार मैंने देखा कोई उस जंगल से भागा भागा आ रहा था। वो मेरी तरफ ही भागा भागा आ रहा। मैं भागा भागा घर के अंदर आया और सबसे पहले मैंने दरवाज़ा कर लिया बंद। जो भी बाहर था वो दरवाज़ा खटखटाने लगा और उसने आवाज़ लगाकर कहा,
खोलो दरवाज़ा, खोलो, वो मेरा पीछा कर रहे हैं। मैंने कहा, कौन हो तुम? मैं तुम पर यकीन नहीं करता, तुम मुझे मार डालोगे। अगर तुम घर के अंदर आए तो मुझे मार डालोगे। उसने कहा, नहीं, बचा लो मुझे, मुझे इस जंगल में कोई रास्ता नज़र नहीं आया, यही घर है, छिपा लो, छिपा लो, वरना वो शैतान मुझे मार डालेंगे। वो भी डरा हुआ था, मैं भी डरा हुआ था, लेकिन मैं उस पर यकीन कैसे कर सकता था? यहां मैंने जो जो देखा है, हर किसी से यकीन उठ जाता है। वो दरवाज़ा तोड़ने पर उतारू था और उसके बाद मैंने उसे सीधी सीधी धमकी दी, चले जाओ यहां से, चले जाओ, तुम शैतान हो, मुझे भटकाने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन वो अंदर आना चाहता था, जिसके बाद वो चीखा। उसकी चीख बड़ी खौफनाक थी। जब हमें दर्द होता है ना, हम कराहते हैं और फिर चीखते हैं दर्द के मारे। उसकी चीख ऐसी थी और मैंने खिड़की से बाहर झांक कर देखा, कोई उसे घसीट कर ले जा रहा था। एक टांग तो उसकी धड़ से अलग कर दी गई थी, लेकिन दूसरी टांग से खींचते हुए कोई उसे जंगल की तरफ ले जा रहा। उसका कद 10 फुट था। वो एक शैतान जैसा था। उसे खींचता हुआ वो ले गया। तब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। हे भगवान, यकीन करूं तो किस पर करूं? ये कोई इंसान था, कोई शैतान नहीं। अब मैं क्या करूं? मैंने धनुष से तीर उस शैतान पर मारने शुरू कर दिए। मैं अपने झोंपड़े से बाहर आ चुका था। उसके शरीर में कई तीर धंसे हुए थे। फिर वो पीछे मुड़कर मेरी तरफ देखने लगा। मुस्कुराया वो। उसकी मुस्कुराहट में ये साफ था वो डरता नहीं। वो मेरी तरफ देखकर इसलिए हंस रहा था क्योंकि मैं कुछ नहीं कर सकता था। असहाय था मैं, असहाय। वो उस आदमी को खींच कर ले गया। खून बहने के कारण वो बेहोश हो चुका था। एक हाथ में उसकी एक टांग थी, दूसरे हाथ में दूसरी टांग जो धड़ से जुड़ी हुई थी। जंगल में ले गया वो। फिर मैं घबराया हुआ, क्या करूं, क्या करूं? अब कर क्या सकता हूं? चुपचाप झोंपड़े के अंदर रहता हूं। अगली सुबह मैं काम पर लग चुका था। फिर से मैंने मान लिया था कि इस जगह से बाहर निकला नहीं जा सकता, लेकिन कुछ नए तरीके से सोचना होगा। मेरा तो दिमाग काम ही नहीं करता। क्या तरीका हो सकता है? ये जंगल एक पहेली है, लेकिन इस पहेली को सुलझाया कैसे जाए? या मैं हमेशा के लिए यहीं कैद रह जाऊंगा? लेकिन अगर इस जंगल के अंदर आने का रास्ता है तो इस जंगल से बाहर जाने का रास्ता भी तो होगा। वो दिन मैं इसी तरह बिताता रहा। जंगल में गया क्योंकि दिन के वक्त ज्यादा खतरा नहीं होता। मैं लकड़ियां इकट्ठी करता रहा, कुछ फलों वाले पेड़ों को ढूंढा, कुछ पेड़ों के ऊपर निशान लगाए और मैं सोच रहा था, जमीन पर वो शैतान मैंने चलते हुए देखे हैं। अब कुछ नया सोचता हूं, पेड़ों के ऊपर पुल बनाता हूं, एक पेड़ से दूसरे पेड़ की ओर, दूसरे पेड़ से तीसरे पेड़ की ओर। शायद इस तरह से पेड़ों के ऊपर से निकलते हुए यहां से बाहर जाया जा सकता है। या वो वाला पेड़ जो यहां से काफी दूरी पर है लेकिन सबसे ज्यादा ऊंचा है, अगर मैं उस पेड़ के शिखर तक पहुंच जाऊं, मैं पता कर सकता हूं दूर दूर तक ये जंगल कितना फैला हुआ है और कैसे घूम फिर कर मैं इस झोंपड़े तक पहुंच जाता हूं। दिन भर मैं ये काम करता रहा और जैसे ही शाम हो चुकी थी, चीखने चिल्लाने की आवाजें जंगल से आ रही थी। कभी कभी मैं सोचता हूं ये आवाजें उन लोगों की है जो जंगल में भटक चुके हैं, और जो भटके हैं उन्हें ढूंढने के लिए भी लोग जंगल में आते होंगे और उनके साथ भी कुछ बुरा होता होगा। मैं चलकर घर की तरफ आ रहा, तभी भागने की आवाज आई और मैंने महसूस किया ही नहीं, कोई बिल्कुल करीब छिपा हुआ था। और जैसे ही मैं घर के अंदर आना चाहता था, मैंने दरवाजा अच्छे से बंद किया ही नहीं था और एक आदमी ने धक्का दिया, दरवाजा खोला। मैं अंदर गिर चुका था और उसके बाद उसके हाथ में एक चाकू था जो उसने सीधे मेरी छाती में गड़ाना चाहा। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और फिर मैंने उसे कहा, रुको, मुझे क्यों मारना चाहते हो? तुम कोई भूत प्रेत तो लगते नहीं। तब उसने कहा, तुम भी लगते नहीं, लेकिन तुम मुझे नहीं मारोगे। मैंने कहा, मैं तुम्हें क्यों मारूंगा, मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं। तब उसने वो चाकू हटाया और फिर वो कहने लगा,
ये झोंपड़े में तुम रहते हो? मैंने कहा हाँ हाँ मैं रहता हूँ। उसने कहा दरवाज़ा बंद करो, अंधेरा हो रहा है, दरवाज़ा बंद करो। मैंने दरवाज़ा बंद किया। ऐसा पहली बार था कि इस घर के अंदर कोई और इंसान आया था। इससे पहले मैं यहाँ आया था, सामान बिखरा हुआ मुझे ज़रूर मिला, लेकिन मुझे नहीं पता था मुझसे पहले भी यहाँ पर कोई आया हो। फिर वो खिड़की से बाहर झांकने लगा और कहने लगा, खिड़कियों को बंद किया गया है, ये जगह सुरक्षित तो है ना? मैंने कहा हाँ हाँ रात के वक्त पूरी सुरक्षित है, लेकिन क्या तुम बता सकते हो तुम कौन हो और तुमने मुझे धक्का देकर मारना क्यों चाहा? उसने कहा तुम यहीं के रहने वाले हो या भटके हो? तुम्हें इतना तो पता होगा ना मैंने ये सब क्यों किया है। मैं खुद ब खुद समझ चुका था ये जगह इतनी खतरनाक है कि किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। जैसे ही अंधेरा हो चुका था, बाहर से चीखने की आवाज़ें और कभी कभी हमें दूर मुर्दे भी नजर आते हैं। मुर्दे यानी कि कभी तो टांगें चल रही होती हैं, कभी ऊपरी धड़, बिल्कुल एक ज़ॉम्बी की तरह। और उसने 2 रातों से ये देखा था। वो 2 रातों से जंगल में भटक रहा है, अब जाकर दिन के वक्त उसे ये झोंपड़ा मिला था। मैं हैरान और मैंने कहा तुम 2 रातों तक बचे रहे, क्या तुम पर किसी ने हमला नहीं किया? उसने कहा मुझ पर हमला तो किया, लेकिन मुझे एक ऐसा पेड़ मिला था जो अंदर से खोखला था। एक रात तो मैंने उस खोखले पेड़ के अंदर बिताई। बाहर शैतान थे जो पेड़ को काटना चाहते थे, लेकिन जब रात बीत गई उसके बाद मैं सुरक्षित महसूस करने लगा। लेकिन मैं चलता रहा, इस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता मिला ही नहीं। अगली रात ये वही रात थी जब मैंने ऐसे शैतानों का सामना किया जो मुझे पकड़ना चाहते थे। उड़ती हुई लड़की, सफ़ेद रंग की लड़की, बड़े दांतों वाली चुड़ैल, क्या बताऊं, मैं भागता रहा। बस किसी तरह वो रात गुजरी और दिन भर फिर से मैं चला। यहाँ से क्या कोई बाहर नहीं निकल सकता? मैंने कहा मैं खुद नहीं जानता कब से कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अब तुम यहाँ पर आए हो, हम 2 हैं, कुछ तो कर सकते हैं ना? उसने मुझसे पूछा मैं कब से यहाँ पर हूँ। मैंने उसे सब कुछ बताया और उसके बाद उसने कहा तुमने यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश नहीं की? मैंने कहा कोशिश, मैं सैकड़ों बार कोशिश कर चुका हूँ। इस जंगल में जितनी दूर जाता हूँ घूम फिर कर इस झोंपड़े तक आ जाता हूँ। उसने कहा ये कैसे संभव हो सकता है? मैं कोई घर ढूंढना चाहता था और मैं 2 रातों तक ये कोशिश करता रहा, लेकिन उसके बाद भी कोई घर ढूंढ नहीं पाया। मैंने उससे पूछा तुम कैसे ढूंढ रहे थे घर, या तुमने क्या निशान लगाए पेड़ों पर, और तुम यहाँ कर क्या रहे हो? उसने मुझे बताया कि उसकी बेटी अपने दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने के लिए इस जंगल में गई थी। इस जंगल के बारे में बहुत बुरा भला बोला जाता है कि यहाँ पर शैतान रहते हैं जो रात को जागते हैं, लेकिन वो हर किसी को नजर नहीं आते। शैतानों की बिल्कुल जैसे अलग दुनिया है, जो उस दुनिया में फंस जाता है फिर उसके साथ कुछ बुरा होता है। मेरी बेटी तो गायब हो चुकी है, मैं उसे ढूंढने के लिए आया था और पूरी तैयारी के साथ। मुझे मेरी बेटी तो नहीं मिली, लेकिन मैं खुद भटक गया इस जंगल में। इस जंगल का जैसे अंत है ही नहीं, कोई कोना नजर नहीं आता जहां से जंगल से बाहर जाया जा सके। उसकी बातों से ऐसा लग रहा था वो एक एक्सप्लोरर है। मैं एक्सप्लोर करना नहीं जानता, लेकिन यहाँ रहकर जो जानकारी मैं जुटा पाया उससे मैं कोशिश करता रहा। फिर मैंने कहा चलो मेरे साथ, तुम्हें एक कमरा दिखाता हूँ। मैं उसे एक ऐसे कमरे में लेकर गया जहाँ पर रखा हुआ था मैंने सामान। मैंने दीवार पर कागज़ लिख कर रखे हुए, क्या हो सकता है क्या नहीं। मैंने उसे कहा ये देखो, यहाँ इतने समय से मैं रह रहा हूँ, ये नियम है, ये चीज़ें हैं जो मैं अब तक जान पाया हूँ। मैंने इतनी बार कोशिश की, मैं हर एक दिशा में गया, लेकिन जब भी मैं चलता हूँ बिल्कुल एक सीध में घूम फिर कर मैं इस झोंपड़े तक आ जाता हूँ। चाहे आप मुड़े भी ना सीधा जाएं तब भी ये झोंपड़ा ही आता है। मैं समझ नहीं पा रहा इस झोंपड़े से मैं दूर क्यों नहीं निकल पा रहा हूँ। इस तरफ एक लड़की है, इस तरफ एक चुड़ैल है। मैंने उसे हर एक बात बताई और फिर वो कहने लगा, लेकिन कमाल की बात है, तुमने कभी तारों को देखकर कोशिश नहीं की? तारों से हम समझ सकते हैं कि हम किस दिशा में हैं और क्या दिशा बदल रही है। मैंने कहा मुझे ऐसा तरीका नहीं पता, मैं तो बिल्कुल एक सीध में चलता था
उसने कहा, यही तो कमाल होता है। जो पहाड़ी इलाके होते हैं ना, पहाड़ों से उतरते वक्त ज़रा सा तुम एक तरफ मुड़े, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम्हारी दिशा बदल चुकी है। और ऐसे लगभग 8 बार मुड़ने के बाद तुम एक गोला बनाओगे और घूमकर वहीं पर आ जाओगे। लगता है ये झोंपड़ा ऐसी जगह पर है जहां से बाहर निकलने में दिमाग लगाना होगा। क्या तुमने ये कोशिश दिन में की या रात में की? मैंने कहा, रात में जंगल में भटकने की कौन हिम्मत कर सकता है? मैंने ये कोशिश दिन में की। उसने कहा, रात को करनी चाहिए थी। रात को तारे निकले होते हैं। सूरज यहां बड़े अजीब तरीके से व्यवहार करता है, लेकिन रात को मैंने तारों को देखा। मैं कब कब कहां कहां भटका, मैं उस जगह के बारे में बता सकता हूं, लेकिन तुम नहीं बता सकते क्योंकि तुमने कभी रात को कोशिश नहीं की। अगर हम रात को कोशिश करें तो यहां से बाहर निकल सकते हैं। उस आदमी ने अपना बैग दिखाया। उसका बैग भरा पड़ा था। इस जंगल में ऐसी कितनी घटनाएं हो चुकी हैं, कौन कौन गायब हो चुका है, कौन कौन मारा जा चुका है। और ढेर सारी जानकारी के बीच वो ये भी जान पाया कि कुछ लोग जो बचकर बाहर निकले वो बताते हैं कि शैतानी ताकत है इस जंगल में, लेकिन जितने भी बचकर निकले सब रात को निकले। उस आदमी की बातें सुनने के बाद मेरी आंखें खुल गईं। एक वो चीज़ जो मैंने नहीं की थी, रात को सफ़र करना। दिन के वक्त तो मैं कोशिश करता रहा और ऐसा लगा जैसे ये भूल भुलैया है। शायद ये एक श्राप है जो सिर्फ दिन के वक्त काम करता है और रात को इससे बचने का एक तरीका भी है। मैंने उस आदमी को कहा, तो रात को बाहर निकलते हैं, मुझे इस जंगल से बाहर निकाल दो। उसने कहा, नहीं, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं जानना चाहता हूं मेरी बेटी के साथ क्या हुआ। मैं कोशिश करूंगा कि वो जिंदा मुझे मिल जाए। मैंने उसे कहा, देखो ये जंगल बड़ा खतरनाक है, यहाँ जिंदा रहना बहुत मुश्किल है। मैं इस झोंपड़े को ढूंढ पाया, इसी कारण मैं जिंदा बचा। लेकिन अगर तुम मुझे बाहर निकाल सको तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मुझे इस जंगल के कुछ राज पता हैं, कैसे कैसे शैतान हैं। मैं रात के वक्त कभी कोशिश करता ही नहीं था। मुझे लगा अंधेरे में ढूंढने में मुश्किल होगी, लेकिन ये बात सच है। रात के अंधेरे में इस जंगल में आप घुसते हैं और फंसते हैं तो रात के अंधेरे में ही शायद वो दरवाज़ा खुलता होगा जिससे बाहर भी जाया जा सकता है। तो आज ही रात हम बाहर निकलेंगे। और आपकी बेटी किस जगह पर थी, आप मुझे बता सकते हैं? क्योंकि जब इस जंगल में मैं आया, मुझे इतना पता है यहाँ क्या क्या मौजूद है और कहाँ कहाँ मौजूद है। मैं आपको पूरा जंगल घुमा सकता हूँ। उसने कहा, बस फिर क्या, ये देखो मेरे पास हथियार भी हैं, बंदूक भी है, लेकिन इसका इस्तेमाल मैं तभी करूँगा जब ज़रूरत होगी। बाकी भी चीज़ें हैं मेरे पास। शैतानी ताकतों को काबू कैसे किया जाता है मैं जानता हूँ। मुझे मेरी बेटी को बचाना है और मैं तुम्हें भी बाहर निकलने में मदद करूँगा। फिर वो रात हमने तैयारी की कि हम ढूंढने निकलेंगे उसकी बेटी को, शायद कोई मदद करे। उसने कहा, तुम किसी ऐसे को जानते हो जो मदद करे? मैंने उसे कहा, यहाँ सफ़ेद कपड़ों में प्रेत आत्माएं हैं, मैं उनसे बात कर सकता हूँ, वो पहेलियों में बात करती हैं। उस आदमी ने कहा, मैं पहेलियाँ सुलझाता हूँ, तुम मुझे उनके पास लेकर जाओ, क्योंकि मैं तो हर ताकत से डरता हूँ, जानता हूँ उनके बारे में, लेकिन क्योंकि तुम यहाँ पर हो मुझसे बेहतर तुम जानते हो। मैं उसे रात के अंधेरे में लेकर गया उस जगह जहाँ वो सफ़ेद कपड़ों में प्रेतात्माएं नजर आती थी, लेकिन हमें सतर्क रहना था। मैंने उसे कहा, यहाँ पर अजीबोगरीब मुर्दे मिलेंगे, कटे हुए, लेकिन जिनके दांत हों वो काट सकते हैं, उनसे बचकर रहना पड़ेगा। मैं कई बार कट चुका हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके कटने के बाद आप भी मर जाएंगे। ज़्यादा जख्म हुए फिर आप मर सकते हैं, लेकिन हमें बचना चाहिए। वही लड़की आज पेड़ की डाल पर बैठी मुस्कुरा रही थी। मुझे देखकर वो कहने लगी, आज बाहर निकले हो अंधेरे में, लगता है जाने वाले हो। मैंने कहा, हाँ, यहाँ से बाहर जाने का इरादा है। दिन के वक्त कोशिश कर ली, आज सोच रहा हूँ रात के वक्त भी कोशिश करूँ। ये मेरा दोस्त है, ये
तुमसे कोई बात करना चाहता है। उस लड़की ने कहा, नहीं, किसी और से नहीं, सिर्फ अपनों से बात करनी है। तुम मेरे अपने हो ना? मैंने कहा, हाँ वो तो ठीक है। फिर उस आदमी ने मेरी बाजू को पकड़ा और मेरे कान में कहा, अगर वो तुमसे ही बात करना चाहती है तो भी ठीक है, जैसा जैसा मैं कहता हूँ उससे वैसा वैसा कहो। उस आदमी ने मेरे कान में कहा, एक लड़की घुंघराले बालों वाली जिसका नाम अनीता है, वो भी इस जंगल में भटकी है, क्या तुम उसके बारे में जानती हो? वो लड़की ने सर हिलाया और कहा, इस जंगल में होने वाली हर घटना के बारे में जानती हूँ। आसमान जब नीचे आ जाता है और धरती जब ऊपर चली जाती है, बंध जाते हैं वो इस कैद में। जब आसमान दोबारा ऊपर जाए और धरती नीचे, तब आप बाहर जा सकते हैं। वो आदमी कहने लगा, ये पहेलियों में बात कर रही है। कुछ ऐसे हिस्से जो शुरुआत के हैं और कुछ ऐसे हिस्से जो अंत के हैं। हमें उन हिस्सों को जोड़ना होगा। ना सिर्फ ये मेरी बेटी के बारे में बता रही है, बल्कि वो इस जगह के बारे में भी बता रही है। बात करो, जितनी ज़्यादा ये बात करेगी, बताएगी, उतने हिस्से हमें मिलेंगे और हम जोड़ पाएंगे। मैंने वो सवाल दोबारा दोहराया। इस आदमी की एक बेटी है अनीता, क्या तुम उसके बारे में कुछ बता सकती हो? उसने कहा, वो लाल लकड़ी के पास अनीता, वो अनीता है ना घुंघराले बालों वाली? वो तालाब जिसमें मशरूम उगते हैं वो जहरीले हैं, उन्हें मत खाना, उसे खाने से नुकसान होता है। फिर वो आदमी मेरे कान में कहने लगा, वाह वाह, बात बन रही है, वो हिस्सों में बता रही है। जहरीले मशरूम, और मेरी बेटी जहां लाल लकड़ी है वहां पर है। हम अब लाल पेड़ों की तलाश कर रहे थे और मुझे पता था लाल पेड़ कहां पर नजर आते हैं, जहां पर झील मिले। अब झील ऐसी जगह पर है, पानी से हाथ निकलते हैं और पकड़ने की कोशिश करते हैं। झील के पानी में पैर नहीं रखा जा सकता। वहां कई पेड़ों की जड़ें बाहर की तरफ निकली हुई हैं। अगर आप उस पर पैर रखेंगे तो वो हाथ आपको पकड़ नहीं सकते। लेकिन अगर पानी में पैर गया, एक हाथ पकड़ेगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और आपको पानी के अंदर खींचने की कोशिश करेंगे। उसके पार लाल लकड़ी वाले पेड़ हैं। और वो आदमी कह रहा था, हमें उस दिशा में बढ़ना चाहिए। मुझे समझ में आ रहा है यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता कौन सा है। और ये बात उस लड़की की बिल्कुल साफ साफ सच साबित हो रही थी कि मैं अकेले बाहर नहीं निकल सकता, मुझे किसी की मदद चाहिए। और अब मैं जानता था ये मेरे लिए एक मदद आई थी, लेकिन क्या मैं उस पर भरोसा कर सकता था? इसका जवाब तो मुझे आने वाले समय में मिलने वाला था। मैं इतना ज़्यादा घबराया था, अंधेरे में बाहर नहीं निकला था। तब एक पेड़ के ऊपर बैठी एक औरत नजर आई और मैंने उस आदमी को इशारा कर दिया, आवाज़ मत करो, आवाज़ मत करो। अगर आवाज़ हुई, ये चुड़ैल नीचे उतर आएगी। ये अमावस की रात को चीखती है, और जब ये चीखती है उस समय घर को घेर लेते हैं काले साए, मुर्दे, प्रेत भीड़ बनाकर आते हैं मारने के लिए। इसकी चीख के साथ कुछ ना कुछ तो जुड़ा है। अगर हम आवाज़ नहीं करेंगे तो ये देख नहीं सकेगी। हम धीरे धीरे जूते उतार कर आगे बढ़ने लगे थे। हम उस पेड़ के नीचे से बहुत धीरे धीरे निकल रहे थे, लेकिन जंगल में सूखी हुई पत्तियां और सूखी हुई लकड़ी होती है और उस पर पैर रख हो ही जाता है। मेरे पैर के नीचे एक लकड़ी आ गई। टक की वो आवाज़, हम दोनों चौकन्ने हो गए। और जैसे ही मैंने पलटकर पीछे देखा, वो चुड़ैल अब उस पेड़ के ऊपर नहीं थी, बल्कि सबसे नीचे वाली डाली पर उल्टी लटकी हुई थी। मैंने उसका मुंह देखा। उसका मुंह भी उल्टा था, यानी वो उल्टी लटकी है तो ऊपर मुंह, बीच में नाक और नीचे आंखें होनी चाहिए ना। उसकी आंखें उसकी ठुड्डी पर लगी थी, नाक उल्टा बिल्कुल बीच में, और नीचे उसका मुंह जो कि माथे पर लगा हुआ। लंबे लंबे बाल थे। जैसे ही उसका मुंह खुलने लगा, उसका मुंह लंबा होता जा रहा था, लंबा होता जा रहा था। और उसकी वो चीख,
बड़ी भयानक थी, बड़ी खौफनाक थी। मैं उसकी आंखों में देख पा रहा था खौफ, और मेरे जो साथ वो आदमी था उसे भी अपनी मौत नजर आई और उसने भागने को कहा। मैं भागने लगा, लेकिन वो चुड़ैल बड़ी खतरनाक थी। उसकी बाजुएं बहुत लंबी थीं, बहुत ज़्यादा लंबी, पेड़ों से बहुत दूर दूर तक। उसने एक जाल सा बिछा दिया, बिल्कुल मकड़ी की तरह, लेकिन अपनी बाजुओं से। फिर उस आदमी ने गोलियां चलानी शुरू कर दी। उस चुड़ैल पर कुछ गोलियां लगी थी तो उसकी वो जो लंबी लंबी बाजुएं थी वो छोटी हुई। इस तरह वो दोबारा उसी पेड़ पर चली गई, लेकिन उसकी चीख बिल्कुल वैसी थी जैसी अमावस की रात को होती है। और उसके बाद वो चीख का पीछा करने लगे मुर्दे। किसी का सर नहीं तो किसी की आंखें नहीं, किसी की टांगें नहीं तो कुछ बिल्कुल मकड़ी की तरह एक सर पर 4 बाजुएं लगी हुई हमारा पीछा कर रहे थे वो मुर्दे। बच हम सिर्फ इसलिए रहे थे कि उस आदमी के पास बंदूकें थीं, और जब वो गोली चलाता वो सीधे सर पर गोली चलाता और कहता, गोलियों की कमी नहीं है, ये लो बंदूक, निशाना सिर्फ सर पर लगाना। लेकिन मैं कोई बंदूकबाज नहीं था, मेरा निशाना सही नहीं लग पा रहा। तो उस आदमी ने कहा, करीब से मारो, दूर से कोशिश मत करो। जब हमने कुछ मुर्दों की धज्जियां उड़ाकर रख दी, उसके बाद पूरी तरह से सन्नाटा था। लेकिन उस सन्नाटे को चीरा वो काली परछाइयों ने। वो काली परछाइयां मैं करीब से महसूस कर पाया था। अब वो ढूंढ चुके थे मुझे। घर में ढूंढते हैं, अब खुले जंगल में ढूंढ लिया उन्होंने। मैं उस आदमी के साथ पीठ सटाकर जंगल के बिल्कुल बीचों बीच 2 दिशाओं को हम कवर कर सकते थे, लेकिन उन परछाइयों पर गोली चलाने का कोई फायदा नहीं हो रहा। वो परछाइयां जब करीब आ रही मुझे नोच रही थी, लेकिन उस आदमी को एक परछाई ने नोचा नहीं, बल्कि उस परछाई ने उसे बचाना शुरू कर दिया। एक ऐसा काला साया जो बाकी काले सायों से लड़ रहा था उसे बचाने के लिए। गोलियों का असर उन पर नहीं हो रहा, लेकिन मैंने कहा, इन पर आग का असर होता है, आग जलाओ। मैंने मशाल जलाई, लकड़ी को आग लगा दी मैंने। ऐसी ही लकड़ी बनाकर उस आदमी को भी दी, और इस आग से वो काले साए डर रहे थे। परछाइयां उजालों से डरती हैं, और यहां पर भी वो नियम लागू हो रहा था। किसी तरह उन परछाइयों से हम बच रहे, लेकिन वो काला साया जो हमारी मदद कर रहा था बिल्कुल उस आदमी के सामने था। मुझे भी लगा था कि वो हमारी मदद कर रहा है और शायद उससे हम बात कर पाएं, लेकिन ये काले साए बात नहीं करते, और उसने भी बिल्कुल वैसा किया जैसे बाकी कर रहे थे। भ्रम था हमारी मदद। उसने उस आदमी की छाती पर वार किया, नाखून से छाती पर खरोंचना शुरू कर दिया। सर को पकड़ लिया था, ऐसा लग रहा था वो छाती को छील डालेगा, फाड़ डालेगा, लेकिन फिर उस काले साए ने उस आदमी को छोड़ दिया। जिसके बाद मैंने मशाल आगे की और वो काला साया भागा, लेकिन वो आदमी बच चुका था। उसके बाद उस जगह से हम दूर निकल आए। यहाँ पर लाल पेड़ थे, लाल लकड़ी भी लाल थी और पत्तियां भी लाल, हर तरफ लाल ही रंग, और लाल रंग बड़ा अजीबोगरीब। पत्तियों से टपकने वाली बूंदें जो बारिश की थी वो भी लाल रंग की और गाढ़े खून की तरह। जब जमीन पर वो बूंदें गिरती तो मिट्टी को भी लाल करती, तो हर चीज लाल लाल, और हमारे कपड़ों पर भी वो रंग लग चुका था, खून के समान। हम आवाज लगाते रहे। वो आदमी अपनी बेटी का नाम पुकारता जा रहा था, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। तब एक पेड़ के साथ पीठ सटाकर बैठ चुका था वो, रोने लगा। कम से कम इतना तो पता चल जाए, वो जिंदा है या मर चुकी है। मुझे उम्मीद रखनी चाहिए या नहीं। वो देखो, वो जो धुंध नजर आ रही है ना, उस धुंध के पार इस जंगल से बाहर जाने का रास्ता है। अब जान गया हूं मैं, तुमने ध्यान नहीं दिया। जब तुम भी इस जंगल में आए होगे तो जैसे ही धुंध के पार जाओ उसके बाद वापस जाने का रास्ता नहीं मिलता। दिन के वक्त धुंध मिलती ही नहीं, ये धुंध रात के वक्त नजर आती है, और रात के वक्त ही शैतान जाग उठते हैं।
उनसे बचते हुए ही धुंध की चादर को पार करना पड़ता है। ये हम उसी दिशा की तरफ आ चुके हैं, अब बस उसके पार जाना है हमें और फिर बड़ी आसानी से यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। लेकिन मुझे ये तो पता चल जाए कि मेरी बेटी जिंदा है या नहीं। मैं भी जानना चाहता था उसकी बेटी के साथ क्या हुआ है। फिर मैंने उसे कहा, पहले अपना खून साफ कर लो, जख्म तुम्हें भरने चाहिए, किसी तरह कुछ पट्टी वट्टी बांध दो। उसने कहा, हिम्मत नहीं है। मैंने उसके शर्ट के बटन खोले और मेरे पास कपड़ा था। उस कपड़े से मैंने उसकी छाती पर बने हुए वो निशान को साफ किया। ये खून के निशान थे, खरौंचा था उस काले साये ने। लेकिन उसके बाद उसकी छाती पर मैंने एक निशान देखा। उसने ना सिर्फ खरौंचा था बल्कि जैसे नाखून से एक गोल निशान बनाया था, गुड़िया सी बनाई थी। ये क्या चीज है? फिर वो आदमी कहने लगा, कैसा निशान, कैसा निशान? मैं देख नहीं पा रहा हूं, मैं नीचे देख नहीं पा रहा हूं, बताओ मुझे। मैंने मिट्टी पर वो निशान बनाकर दिखाया, हूबहू वैसा। वो रोने लगा। उसके बाद उसने आसमान की तरफ देखा और रोते रोते वो कहने लगा, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। वो काला साया मेरी बेटी थी, वो काला साया मेरी बेटी थी, इसीलिए वो मुझे बचा रही थी। शायद अब वो जिंदा नहीं बची। यानी कि जिन काले सायों की तुम बात करते हो, ये वो लोग हैं जो इस जंगल में मारे जाते हैं। हाँ, लेकिन वो हम पर हमला क्यों कर रहे थे? क्या कारण था? मैंने पूछा, पता नहीं, शायद ये जंगल श्रापित है और यहां जो भी फंस जाता है वो भी श्रापित हो जाता है, मुझे तो यही लगता है। फिर हम दोनों उठे थे और उस आदमी ने कहा था, वादे के अनुसार मैं तुम्हें यहां से बाहर निकालूंगा, चलो मेरे साथ। अब इस जंगल में मेरे लिए भी कुछ नहीं है, मैं भी यहां से निकलना चाहता हूं। जैसे ही हम धुंध की तरफ बढ़ने लगे थे, वो 10 फुट का अजीब सा आदमी, शैतान था वो शैतान, वही जिसने उस आदमी की एक टांग को धड़ से अलग कर दिया था। वो हम पर हमला कर रहा था। लेकिन सच बताऊं, मैं जिंदा बचना चाहता था, इसीलिए वो ताकत मुझ में कैसे आई मैं नहीं जानता। वो आदमी गोलियां चला रहा था जबकि मैं लकड़ी से उसकी आंखों पर वार करने पर लग चुका था। मैं उसे जख्मी कर देना चाहता था और सच में उसकी आंखों पर वार करने के बाद उसे दिखना बंद हो गया। और यकीन कीजिए, उसके जख्म जब भरते हुए नजर आए, मैंने उस आदमी को कहा, ये जख्मों को भर सकता है, अंधा हो चुका है कुछ समय के लिए, हमें यहां से भागना चाहिए। उसने हम पर वार किया था। वो आदमी भी जख्मी हुआ था, मैं भी जख्मी हुआ था। लेकिन वो शैतान को अंधा करने के बाद हमारे पास एक रास्ता था। हम दोनों उस धुंध की तरफ भागे जा रहे, इस जंगल से दूर निकल जाना चाहते थे। एक बार इस शैतानी सफर का अंत कर देना चाहते थे हम। लेकिन मुझे नहीं पता था वो 10 फुट का शैतान इतनी जल्दी अपनी आंखों के इन जख्मों को भर लेगा। सामने आकर खड़ा हो गया, खांसने लगा था और उसने उस आदमी पर हमला किया। अपने हाथ उसने ऐसे आगे बढ़ाए थे कि उसके धड़ को उसकी टांगों से अलग कर देना चाहता हो। मुझे उस समय कुछ भी समझ नहीं आया। मैं क्या करूं? और फिर मैंने वही किया जो मुझे सही लगा। मैंने छलांग लगाई और मैं उस आदमी के सामने आ गया। वो शैतान उसे मौत के घाट उतार देना चाहता था। मैं जानता हूं वो खुद को ठीक कर सकता है, लेकिन मैंने उसे फाड़ डाला। उसके सर को अपने हाथ से कुचलकर मैंने कचूमर बनाया और फिर उसे मैं चबाने लगा था। धड़ के 10 हिस्से कर दिए और 10 हिस्सों को अलग अलग जगह पर जोर से फेंका था मैंने, कई फुट दूर। फिर मुड़कर उस आदमी की तरफ देखा जो डरा हुआ था, जो कांप रहा था, और उसका डर भी तो जायज था। मुझे
मौत के समय देखना कितना खौफनाक हो सकता है। मैंने तब उसे अपना असली रूप दिखाया था। मैं एक शैतानी रूप में था। आग लगी हुई थी मेरे शरीर पर। वो घबरा कर नीचे गिरा और कहने लगा, कौन हो तुम? कौन हो तुम? तुमने तो मुझे बचाया था, अब तुम क्या बन गए? मैंने कहा, हाँ, मैंने तुम्हें बचाया। तुम्हें कोई और कैसे मार सकता है? मैं तुम्हें मारूंगा? बड़ी मुश्किल से तो तुम्हारा भरोसा जीता है मैंने, जैसे तुम्हारी बेटी का भरोसा जीता था। उसके चेहरे में खौफ देख पा रहा था मैं, और उसके बाद उसे पकड़ा। वो भागना चाहता था, और यही तो मुझे पसंद है। जब कोई भागता है मैं उसका पीछा करता हूं, फिर उसके बाद उसकी टांगों को पकड़ता हूं, और सबसे पहले जब वो जिंदा हो उसकी टांगों को चबाता हूं। वो दर्द मैं महसूस कर सकता हूं, लेकिन मुझे उसमें मजा आता है। टांगे चबाने के बाद जब धड़ बच जाता है, कोई इंसान कुछ नहीं कर सकता। खून बहने के कारण उनकी मौत होने ही वाली होती है, लेकिन वो बेहोश नहीं हुए होते। रीढ़ की हड्डी तोड़ने के बाद मैं उन्हें पूरा निकल जाता हूं। बड़ा मजा आता है। और जब मैं डकार मारता हूं तो मेरे मुंह से काली परछाई निकलती है। वही काला साया जो अमावस की रात कोशिश करते हैं मुझे नुकसान पहुंचाने की, लेकिन मुझे इंसानी शरीर में रहना पड़ता है। अगर मैं शैतानी शरीर में आता हूं तो तबाही ही मचाता हूं। ये जंगल का श्राप मुझसे ही तो जुड़ा है। मैं हूं वो धोखेबाज शैतान जो शिकार सिर्फ तभी कर सकता है जब किसी का भरोसा जीते। बाकी तो सीधे सीधे हमला कर देते हैं, वो चुड़ैल भी, वो प्रेत भी, ये शैतान भी। लेकिन श्राप के अनुसार मुझे पहले भरोसा जीतना पड़ता है। मैं खुद को कमजोर दिखाता हूं, उसके बाद जब सामने वाले को मुझ पर भरोसा हो जाता है तब मैं उसका शिकार करता हूं। इस जंगल से कोई बचकर बाहर नहीं निकल सकता। मैं उसे यहां रोकने की पूरी कोशिश करता हूं। और आप सोच रहे होंगे, मैं तो शैतान हूं ना, तो मैंने शुरू में खुद को ऐसे बेचारा क्यों दिखाया? बताया तो है मैंने आपको। मैं सबसे पहले भरोसा जीतता हूं, फिर शिकार करता हूं। जीता ना मैंने आपका भरोसा। आप भी यही मान रहे थे ना? ये बेचारा फंसा हुआ है इस जंगल में। भरोसा जीत लिया। आ रहा हूं मैं शिकार के लिए।